हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 9th के सिलेबस और हिस्ट्री के बुक दोनों साथ में हैं, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं लास्ट पार्ट है जो चैप्टर 3 का राष्ट्र शांति का विश्व शांति का प्रयास है, जो लास्ट चैप्टर है, यानी कि लास्ट पार्ट है। चैप्टर तो 7वां है लेकिन पार्ट कौन है? लास्ट पार्ट। इससे जो खत्म हो जाएगा इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर इसके करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर के बाद जो अंतिम आने वाला है लास्ट चैप्टर 8 लास्ट कृषि एवं खेतड़ी समाज के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी, जिसका आपको एकदम ब्रीफली से मैपिंग के द्वारा पढ़ाया जाएगा और बताया जाएगा। उसके साथ साथ उसका लघु उत्तरीय, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सारा क्वेश्चन का आंसर आपको क्या किया जाएगा? कराया जाएगा। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो कुछ जल्द ही आने वाला है, ज्योग्राफी का सीरीज आने वाला है जो कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के साथ आएगा। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें आगे। हम लोग आज पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलताएं। संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलताएं क्या क्या थी, उसके बारे में हमको क्या करना है? जानना है, पढ़ना है, समझना और गमना है। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी राजनीतिक भूमिका में विश्व शांति कायम करने में अनेक सफलताएं हासिल की है। संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत सारे सफलताएं हासिल किया है अपने जीवन में, परंतु यह बहुत सारे विवादों को सुलझाने में असफल रहा, लेकिन कुछ विवादों को भी सुलझाने में असफल रहा। तो मैं आपको बात बताता हूँ, दुनिया में कोई भी चीज़ 100% सही नहीं होता। कुछ ना कुछ, हर एक चीज़ में किसी ने कुछ ना कुछ में डिमेरिट हल थोड़ा बहुत ही रहता है, लेकिन ज़रूर डिमेरिट रहता है। तो इसलिए टेंशन ना लें, आगे बढ़ें और पढ़ें। विवादों को सुलझाने में असफल भी रहे हैं। निशस्त्रीकरण की दिशा में इसे अभी भी अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है। अरब इजराइल युद्ध, फिलिस्तीन, नामीबिया की समस्या, दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति, दक्षिण अफ्रीका की कौन नीति? रंगभेद नीति, इराक समस्या, कश्मीर समस्या आदि के दूर करने में क्या रहा? असफल सिद्ध हुआ है। ये सभी नामीबिया के समस्याओं को दूर करने में, अरब इजराइल को और फिलिस्तीन की समस्याओं को दूर करने में, दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद, आज तक वो रंगभेद नीति चलता है, इसकी समस्याओं को दूर करने में, इराक समस्याओं को दूर करने में, इराक के और कश्मीर समस्या भारत में दूर रहा। जो कश्मीर तो अब समस्या सुलझ गया, जो भारत खुद इसको 370 हटाकर, जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री, उनके द्वारा एक खत्म करके क्या किया गया? सुलझाया गया। लेकिन इस समस्याओं क्या हो गया? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा समाप्त नहीं कर पाए, या असफल नहीं, असफल रहे। तो यही कारण था। हम लोग चलेंगे आगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, बूझेंगे और गमेंगे और जानेंगे। सब आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान देने योग्य बात है जी। असफल के कारण, अब ये सारे चीज़ में असफल रहे तो इसका क्या कारण थे जो इस सारे चीज़ में क्या रहे? कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ असफल रहे। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन क्या थे? असफल थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब हुआ? जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखाइए। इसमें 193वां देश में कौन शामिल हुआ था, यानी कि सबसे अंतिमवां देश में कौन सा देश का क्या नाम है, उस देश शामिल हुआ था, कब शामिल हुआ था? और 152वां देश भी कौन शामिल हुआ था? इस देश का नाम लिख के नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताइए हमें। इसके अगले वीडियो में आपका आंसर का इंतजार रहेगा। मैं कमेंट बॉक्स का, हर एक कमेंट बॉक्स में जो आप कमेंट करते हैं उसका रिप्लाई देने का प्रयास करता हूँ, हमेशा एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पर रिप्लाई देता भी हूँ। तो हमेशा करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आर्थिक आत्मनिर्भरता का अभाव है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक क्रियाकलापों की पूर्ति उसके सदस्य राष्ट्रों को आर्थिक अनुसंधान द्वारा होती है। इस कारण संघ में जिस राष्ट्र का अधिक आर्थिक संसाधन होता है उसका दबदबा बना रहता है। बोल सर हम नहीं समझे क्या कहना चाह रहा है बुक के, जो हम कि देखो हम आपको समझा के बताते नहीं समझे तो हम आपके लिए हैं क्यों? हमको समझाने के लिए हैं। कहने का मतलब जैसे बोल सर फिर आप क्या ए बी ऑप्शन दे के समझाएंगे? ये राष्ट्र भी हम की क्या करें, मजबूरी है। नाम है बी, चलो नाम चेंज कर देते हैं, अल्फा बीटा आई क्या है, गामा है।
ये 3 देश है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ये 3 देश है। अभी तीनों देश है, इसमें मान लीजिए कोई संगठन बनाया, इस संगठन में क्या होता है, संगठन बना तो इसको कार्य करने के लिए इस संगठन को मान लेते हैं टी नाम का संगठन बना। इस संगठन में काम करने में या कार्य करने में क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, मनी का। जब मनी का ज़रूरत होगा तो इसको इस संगठन को चलाने के लिए मनी की ज़रूरत है। मनी देगा कौन, या तो अल्फा देगा, बीटा देगा, या तो गामा देगा, यही तीनों में तो कोई देगा। लेकिन सपोज कीजिए कि ना तो अल्फा के पास ज़्यादा धन है, ना तो गामा के पास ज़्यादा धन है, तो इसका मतलब किसके पास ज़्यादा धन है, बीटा के पास ज़्यादा धन है। तो ये बीटा है जो किसको देगा पैसा चलाने के लिए, कार्य को, जो संगठन के नाम के टी नाम के है। जब टी नाम के संगठन ने कार्य करने के लिए देगा तो इस संगठन पर सबसे ज़्यादा हकदार कौन रहेगा, बी रहेगा। हकदार तो सब है, लेकिन अधिकार ये अपना आप को समझेगा ज़्यादा। क्यों, क्योंकि ये दोनों पैसा कम दे रहा है, पैसा क्या दे रहा है, ज़्यादा दे रहा है। अब ये पैसा ज़्यादा दे रहा है तो जब इस जो बोलेगा तो इस संगठन को पूरा क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ये दोनों देश दबाव में आकर, क्योंकि पैसा नहीं दे रहा है तो दबाव में आकर ये दोनों भी जानते भी हुए भी कि गलत कर रहा है, फिर भी इसको रोकेंगे नहीं, क्योंकि इस संगठन में किसके द्वारा चल रहा है इसे, तो कह सकते हैं कि बी का क्या दबदबा क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। उसी प्रकार से UNO, आप जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। जल्दी हम पिछले क्लास में हम बताएं कि UNO का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जल्दी लिख के बताएं। हिंदी तो इसका आता है राष्ट्र, इसका इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में लिख के बताएगा क्या होता है फुल फॉर्म। UNO है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है। ये भी संघ एक प्रकार क्या संगठन है। इसमें टोटल कितने देश हैं, 193 देश हैं। कितने देश हैं, 193 देश है। जो 193वां देश है कोची अभी 2011 में शामिल हुआ था। इसके पहले 2011 के पहले कितना था, 2006 था, यानी कि 2006, यानी कि 2006 जो था कब जुड़ा था, 2006 में जुड़ा था, नहीं 2006 में जुड़ा था, तो 152वां देश था। तो 193 देश है, तब आपको पता ही 193 देश में 193 देश तो रईस नहीं होगा, तो बोल जी सर नहीं होगा। इसमें भी कुछ देश ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा रईस होंगे, है जैसे USA है, अमेरिका है, फ्रांस है, चीन है, जो रईस देश है। तो उसका देश है जो क्या करता होगा, ज़्यादा पैसा देता होगा, ज़्यादा देता होगा, यानी कि वो सर अब समझ गए हैं कि ज़्यादा देता होगा। तो इस पर UNO पर ज़्यादा दबदबा किसका रहता होगा, अमेरिका का, रूस का, चीन का, फ्रांस का, ब्रिटेन का, जापान, इसका रहता होगा। बोला हाँ सर, इसे तो उसको कहा क्या बोला गया है, अस्थाई सदस्य। यानी अस्थाई सदस्य में सब देश रईस हैं, पैसा देते हैं। इस अस्थाई देश में भी, सदस्य में भी एक हो ज़्यादा, अमेरिका जो सबसे अधिक पैसा इसमें क्या करता है, देता है। तो इसका दबदबा किस पर, अमेरिका का दबदबा किस पर रहेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ पर रहेगा, इस पर रहेगा। तो जान की तीनों 193 देश जानते हुए भी अमेरिका को कोई काम करने से यहाँ रोक सकते हैं, नहीं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम अगले वीडियो में फिर से प्रयास करेंगे इसको समझाने के लिए। तो ये कह रहा है उस पर दबदबा बना रहता है। जैसे इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में अवस्थित है। इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, अमेरिका के कौन शहर में, न्यूयॉर्क में। ध्यान देने एक बात, क्वेश्चन से पूछा है कि हमें संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है, अमेरिका में, यानी कि अमेरिका में न्यूयॉर्क है। इसके खर्च के आधा हिस्सा की जिम्मेदारी अमेरिका उठाता है। ये देखिए बता रहे थे अभी, आपको समझा रहे थे कि इसकी खर्च के आधा अमेरिका उठाता है। यानी कि मान लीजिए 10 रुपया खर्चा होगा, 100 रुपया खर्चा होगा तो 50 रुपया कौन देता है, अमेरिका देता है। यानी कि 100 करोड़ खर्चा होगा तो 50 करोड़ कौन देता होगा, अमेरिका देता होगा। तो अमेरिका, अतः संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में अमेरिकी हस्तक्षेप जग जाहिर है। यानी कि एकदम फिक्स है कि होगा ही होगा। आपको भी अगर बैट बॉल खेले जाते होंगे, आपको साथी भी होगा तो आप ही बैट भी आपका, बॉल भी आपका, तो दबदबा उसमें आपका चलता होगा उस क्रिकेट में, उस मैदान में, क्योंकि आपका है। इसमें अमेरिका आधा 50% देता है, 50 पैसा देता है कौन, अमेरिका। तो अमेरिका का दबदबा रहेगा कि नहीं रहेगा, तो हाँ रहेगा सर। करा गुटबंदी, कौन बंदी, नाकाबंदी नहीं, नाकाबंदी नहीं, गुटबंदी। कौन बंदी, गुटबंदी। करा संयुक्त राष्ट्र संघ पर विभिन्न गुटों का प्रभाव रहा है, कौची रहा है, प्रभाव रहा है, और इसके कारण अनेक मुद्दों पर इसे कार्य करने में कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि बहुत सारे कार्य करने में इसको क्या चीज़ का सामना करना पड़ता है, कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है।
विकसित राष्ट्रों के गुट, किसके राष्ट्रीय? विकसित राष्ट्रों के गुट, जिसको कहते हैं G8, यानी कि इसमें कई देश शामिल है? 8 देश शामिल है। ये सब जो विकसित देश है, देश 2 प्रकार के होते हैं, एगो 3 प्रकार के, विकसित देश, विकासशील देश, एगो अविकसित देश। तो इसमें जो G8 है, जो विकसित देश बना हुआ, कौन देश का बना हुआ? विकसित देश का राष्ट्र शक्तिशाली बना हुआ। जो शक्तिशाली गुट, नाटो, सीटो, बारस, नाटो इसमें जुटा हुआ है, सीटो जुटा हुआ, बारस जुटा हुआ। हम लोग 10वां में पढ़ेंगे नाटो, सीटो, बाटो, बारस क्या है। आदि गुटों का प्रभाव से संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्व को घटाया। इसके राजनीतिक हस्तक्षेप में ने भी राष्ट्रीय संघ की असफलताओं को बढ़ाया। अब जिस काम के लिए राष्ट्र संघ बना था, उसी काम के लिए अलग अलग गुट के राष्ट्र बन जाए तो उसका प्रभाव तो घटेगा है। यही कारण है कि नाटो, सीटो, बारस बनने से क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या हुआ? शक्ति कमा। करा सुरक्षा परिषद के क्षेत्रीय असंतुलन, सुरक्षा परिषद में जो तो क्षेत्रीय असंतुलन इसके लिए बना हुआ रहा। बोल कैसे सर? सुरक्षा परिषद में सभी महादेश के प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण समस्याएं खड़ी होती है। सुरक्षा परिषद में सभी महादेश के प्रतिनिधित्व न होने तो इसमें क्या होता है? समस्याएं खड़ी होती है। उसके बाद सुरक्षा परिषद में सभी देश का उसमें रहना चाहिए, सैनिक रहना चाहिए। अब जिस देश का सैनिक नहीं है उस देश में जाएगा उस सैनिक सुरक्षा परिषद का, उसमें ज़्यादा अत्याचार करेगा ही। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्यों के 3 देश हैं। कै अस्थायी सदस्य? 5 अस्थायी सदस्य के 3 देशों। कौन देशों? 3 देशों। कौन? 3 देशों यूरोप से आते हैं। सुरक्षा परिषद में जो 3 देश हैं, कौन सी? तो यूरोप से आते हैं। बोल के सर हमको तो यूरोप पता चल रहा है, बस धैर्य दीजिए, बस मात्र लास्ट 1 चैप्टर बचा हो, उसके बाद हम आपको पहले सबसे पहला क्लास में इंडिया मैप और वर्ल्ड मैप आपको हम क्या करेंगे? कराएंगे। यूरोप में आते हैं। वास्तव में अधिक समस्या अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया देशों से है, जिसका प्रतिनिधित्व सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में सिर्फ चीन को छोड़कर रूप में नहीं है। चीन को छोड़कर बाकी एशिया में कोई ऐसा नहीं है जो इसका राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्य हो। ज्ञात बा कि अवस्थी सदस्यों को निषेधाधिकार, जिसको वीटो पावर कहते हैं, निषेधाधिकार मतलब होता है वीटो पावर। यदि बोल सर अभी वीटो पावर क्या है, जो थोड़ा सा समझा दीजिए हम, कि इसमें जो बताए होंगे आपको, इसमें 5 अस्थायी सदस्य होता है, अस्थायी सदस्य, और 10 होता है जो अस्थायी सदस्य होता है। किसमें? संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो जो 5 अस्थायी सदस्य है तो इसको कुछ पावर दिया गया, उस पावर को कहते हैं वीटो पावर। कौन पावर कहते हैं? तो बोल सर ये तो बताइए वीटो पावर है क्या? हम के बता रहे हैं। मान लीजिए कोई ए देश को बोला गया, जैसे मान लीजिए भारत को, ये 5 भारत को कहा गया कि भारत देश इसमें बैठक हुआ, 15 देश बैठा, सदस्य लिया, 15 देश भाग लिया। इसमें कहा कि 5 देश, जल्दी पहले हमको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा है 5 देश कौन कौन अस्थायी 5 देश हैं। जल्दी नीचे, हम कल बताए थे और आज भी अभी कुछ पहले बता दिए थे, लेकिन नीचे कमेंट हम जल्दी लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन हैं। करा कि 5 अस्थायी सदस्य है और 10 अस्थायी। अभी मीटिंग लगा, मीटिंग में कहा कि भारत को भी क्या दे दिया जाए? राष्ट्र संघ को अस्थायी सदस्य का मान्यता दे दिया जाए। कौन सदस्य को? अस्थायी सदस्य को मान्यता दे दिया जाए। लेकिन अब सब इसमें 10 से 15 तो वोट होना चाहिए था। कितना वोट पड़ना चाहिए? 15 वोट पड़ना चाहिए, तब इसको भारत को कोच बना दिया जाएगा, अस्थायी सदस्य बन जाएगा। लेकिन इसमें से 4 देशों ने किया, लेकिन एक चीन देश ने, अब हाल ही की बात है, चीन क्या कर दिया? वीटो पावर लगा दिया। वीटो पावर का मतलब हुआ ये अपना, यानी कि वोट नहीं दिया, वोट, ये वीटो पावर कह दिया कि मेरा वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब यह हुआ कि जो 14 देश वोट दिया है, इस 14 देश का मान्यता क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कब? अस्थायी देश पर वीटो पावर लगा देगा, यानी एक वो आके कह देगा कि हम इसको अस्थायी, भारत को अस्थायी सदस्य बनाना नहीं चाहते हैं। अब उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता कि कहे ना कि क्या करने, बोल दिया तो बोल दिया। इसी को कौन पावर कहते हैं? वीटो पावर कहते हैं। जैसे आप घर में, आपके घर में वीटो पावर किसका होगा? पापा के पास वीटो पावर होगा। कोई भी काम, जैसे धनतेरस आ रहा है, धनतेरस में आप प्लान बनाए होंगे, बहन मिलकर प्लान बनाया होगा, या भाई बहन मिलकर प्लान बनाया होगा, मम्मी कि ये चीज़ फ्रिज खरीदना, कूलर खरीदना है। पापा आए बोले कि नहीं खरीदना है।
अब कोई जवाब नहीं, कोई नहीं पूछेगा कि काहे नहीं खरीदना है, हो गया कौन पावर, हो गया वीटो पावर। यानी ऐसा पावर जिससे कहने से इनकार कर दिया जाए, उसको कोई नहीं रोक सके, उसी पावर को क्या कहते हैं, वीटो पावर। तो बोल सर क्या ऐसा सिर्फ अस्थायी सदस्य बनाने के लिए होता है कि कोई और काज करना है, किसी पर कोई प्रतिबंध लगाना है या किसी देश को कुछ करना है? जैसे अभी अफगानिस्तान के मामला को ले लेते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो इसमें कहा गया कि तालिबान पर सब चीज़ क्या लगा दिया जाए, बैन लगा दिया जाए सभी देशों के रूप में। लेकिन चाइना कौन पावर लगा दिया, वीटो पावर लगा दिया, यानी कि बंद नहीं होगा। अब उससे कोई कुछ कह नहीं सकता कि काहे नहीं बंद होगा। तब वीटो पावर का ताकत समझ रहे हैं आप, कि हर एक नियमों को तोड़ सकता है चाहे तो। इसलिए वीटो पावर समझ गए, उम्मीद है आपको समझ गया। अगर नहीं समझ में तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखाएं, हम अगले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। और क्या नहीं समझे वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर मेंशन किए हुए रहें। तो वीटो पावर के द्वारा क्या होता है, अंतिम शक्ति प्राप्त था, जो किसी भी मुद्दे को हस्तक्षेप को अंतिम उपाय है। अंतिम उपाय, कोई भी मुद्दा हस्तक्षेप करना यानी कि उसको रोकना चाहते हैं, वीटो पावर लगा दिए यानी कि रुक गया, खत्म, उसके बाद कुछ नहीं उसके पर चर्चा होगा। जिसका शक्तिशाली राष्ट्रीय द्वारा अपने हितों के लिए पूर्ति के लिए दुरुपयोग किया जाता है। हमेशा इसका वीटो पावर का क्या उपयोग हुआ, उपयोग नहीं दुरुपयोग हुआ होगा। आप ही बताइए, आपके पास कोई ऐसा पावर रहेगा तो आप भी चाहिएगा कि नहीं हमको मन नहीं किसी से लड़ाई चल रहा है, क्यों करें, क्योंकि आपको पता है कि चीन क्या, भारत में हमेशा युद्ध का माहौल बना रहता है, इसलिए क्या लगता है कि चीन आपको देगा। अब वीटो पावर रहेगा जब तक चीन आपको बनने नहीं देगा, जब तक बनने देगा, जब तक संयुक्त राष्ट्र संघ में वो होगा नहीं, जब तक भारत शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में बन नहीं सकता। आगे देखते हैं, अस्थाई सेना का अभाव। इसका अस्थाई सेना नहीं है, अस्थाई है। जब जरूरत हुआ तो सब देश मिलके इसको अपना सेना भेजता है, तब काम होता है। ये भी इसका असफलता का एक कारण है। किसी भी आक्रमणकारी राष्ट्रों को रोकने के लिए सेना की ज़रूरत है। पिछले वीडियो में बताएं कि जब भी युद्ध होगा कहीं तो रोकने तो राष्ट्र संघ जाएगा नहीं, जो हेड है एंटीनियो गुटेरेस हैं, जो हेड हैं, आपको कमेंट बॉक्स में नीचे कोई नहीं बताया, हम बताए हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का भी क्या कौन है, हेड है, चीफ है, एंटीनियो गुटेरेस हैं। तो वो तो अभी अपने जाएंगे नहीं कि रोकने के लिए बंदूक लेके गए, कहेंगे रोक जाओ कोई नहीं लड़ेगा, ऐसा तो नहीं। वो नियम बनाएंगे, लेकिन जाएगा तो कौन, वहाँ सैनिक ही जाएगा रोकने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए। दुर्भाग्यवश संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपनी सेना नहीं है। पिछले भी नहीं था लेकिन अब भी नहीं है। लेकिन पिछले की कोई सेना के रूप में नहीं होता था, लेकिन अब किसी के हर एक जो संयुक्त राष्ट्र देश से सम्मिलित है सभी देशों से सेना मंगाकर इसका उपयोग किया जाता है। सुरक्षा परिषद द्वारा किसी भी देश के आक्रमणकारी घोषित करने पर सदस्य राष्ट्रों द्वारा सेना दिए जाते हैं। जब घोषित हुआ तो जो सदस्य राष्ट्र है जिसको इच्छा है जो देगा, जिसको इच्छा है जो नहीं देगा। इसलिए अस्थाई सदस्य भी नहीं है। और आप उसमें गया भी तो वो जो सेना है उस देश का सेना है, उसी को बात मानेगा कि दूसरा का बात मानेगा, तो उसी का बात मानेगा। आक्रमणकारी को रोका जा सकता है। कई बार ऐसा देखा गया कि सदस्य राष्ट्र अपनी फौज देने से हिचकिचाते हैं। अब कोई सोचेगा कि मेरा फौज भेज दें और मेरा फौज जाके युद्ध में लड़ाई होने से लड़कर मर कर चला आवे, ऐसा कोई नहीं सोचेगा। परंतु भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल्य में पूर्ण आस्था रखते हुए अधिकाधिक बार अपने सैनिक को संयुक्त राष्ट्र में तत्वाधान में भेजा है। इसलिए भारत ने कई बार जब भी इसको जरूरत पड़ा है भारत क्या करता है, भेजता है। कभी हिचकिचाता उसको चाहता नहीं, क्योंकि इसको क्या लेना है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य का पावर लेना है। औद्योगिक देशों का महत्वाकांक्षा, कौन देशों का महत्वाकांक्षा, औद्योगिक देशों का महत्वाकांक्षा। समाजवाद का स्वरूप बदल रहा है, अब पूर्ति करता है। इसके कारण विश्व विकास एवं विकासशील देशों के गुटों में बांट रहे हैं। इस सब देश विश्व विकास के गुटों में क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन में हो रहे विवाद, तेल से संबंधित राजनीतिक, सेवा क्षेत्र में हो रहे विवाद यानी आउटसोर्सिंग आदि उदाहरण हैं। इसमें क्या हो रहा है, विवाद हो रहे हैं। जैसे तेल का, जिस बहुत सारे देश, जैसे तेल अभी महंगा क्यों हो रहा है, सभी देश जो तेल निकालते हैं सभी एगो ओपेक ये एगो देश बना लिया, ओपेक एगो क्या बना लिया, देश बना लिया, संगठन बना लिया है। जिससे क्या होता है, जो सब राष्ट्र जो तेल बेचता है उसका संगठन है। ये चाहे ओपेक तो क्या करेगा, तेल को दाम बढ़ा सकता है, तेल को दाम घटा सकता है। इस पर किसी का कोई प्रभाव नहीं है। इस प्रकार से राजनीतिक सेवा का काम करने में क्या रहा, असफल रहा है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि
इन संसाधनों द्वारा विश्व में शांति के प्रयास निरर्थक नहीं है। इस तरह कहा जा सकता है न, विश्व में शांति के जो प्रयास किया गया है जो निरर्थक नहीं है। यद्यपि कुछ मुद्दों पर यह असफल रहा है। तो कह सकते हैं कि कुछ मुद्दों पर ये क्या रहा, सफल नहीं असफल रहा है, क्योंकि कुछ ताकत इसके पास में अभी भी नहीं है। जैसे सैनिक ताकत नहीं है, पैसा का स्रोत नहीं है इसके पास है, जो विवेच्य बिंदु है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने, उत्श्रृंखला राष्ट्रों पर लगान कसने तथा गैर राजनीतिक कार्यों में यह क्या रहा है, असफल रहा है। गैर राजनीतिक कार्यों में क्या रहा, सफल नहीं क्या रहा, असफल ही रहा है। कौन, अंतर्राष्ट्रीय। जैसे बोल सर हम नहीं समझना चाह रहे हैं, जैसे किसी देश का, ये कोई देश है, बोल सर फिर ए बी, हम कि हाँ ये भी देश है, ए और बी, ये ए और बी देश है, इसमें कोई संयुक्त राज्य जानवे कहते हैं UN। कमेंट बॉक्स में जल्दी लिख के बताइए, अभी तक आप लिख के बताए नहीं हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और जल्दी बताइए यूएन को फुल फॉर्म क्या होता है। नीचे पिछले वीडियो में जाइए और सर्च करके देखिए, पिछले वीडियो में सबसे पहले में देखेगा UN का फुल फॉर्म। करा ए बी है, राष्ट्र है, यहाँ ये दोनों में कोई राजनीतिक क्या हुआ, विवाद हुआ, अभी गया ये राजनीतिक विवाद युद्ध को शांति कर सकता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर जो विवाद दोनों में चल रहा है उसको शांति इसके पास संभव नहीं है कि यह क्या उसके लिए इस शांति का प्रयास कर सकता है। अब अंदर में इसके मन में क्या चल रहा है, इसको क्या चाहता है, किस तरीक़ा से इसको व्यापार में टैक्स लगा देगा। कहेगा मतलब ए है, बी है, बी से जो आ रहा है पैसा, कहेगा अब टैक्स इसको ज़्यादा देना पड़ेगा। ये कुछ कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, इसको टैक्स देना पड़ेगा। और नहीं टैक्स देगा तो कहेगा कि नया वो हमको बेचे लेगी। लेकिन यहाँ तो ये लड़ाई है खुन्नस है कि हम बेच नहीं देंगे, क्योंकि दोनों में राजनीतिक मतभेद चल रहा था। तो टैक्स के रूप में बढ़ा दिया, और टैक्स पर इसका तो UN का हक है नहीं, तो अपना देश से जो स्वयं, क्योंकि कहा गया था कि आंतरिक मामलों में UN क्या करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इन दोनों का क्या आंतरिक मामला, इसको पैसा की कमी में बुझाया तो टैक्स बढ़ा दिया। अब टैक्स नहीं बढ़ाएगा तो कहेगा कि जो टैक्स नहीं बढ़ावो, ये कहेगा कि हाँ आप हमको पैसा की ज़रूरत है, पैसा दीजिए। तो कुछ नहीं बोल पाएगा, यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं बोल सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ नहीं बोल सकता, इसलिए हर हाल में इसको टैक्स बढ़ाना ही पड़ेगा। इसी को कहते हैं राजनीतिक मसला। कराइए सदस्यों में की इच्छा शक्ति एवं दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। अब उसके इच्छा क्या है उसके पर निर्भर करता है, उसके शक्ति क्या है उसके पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। अतः आवश्यकता है कि इसके उद्देश्य एवं सिद्धांतों को सफल बनाने की तभी भी विश्व शांति के प्रयास सफल हो सकते हैं। और यही है कि अगर ये सारा चीज़ें हम संभव राष्ट्र संघ के पास हो आएगा, तभी हम कह सकते हैं कि राष्ट्र क्या होगा, राष्ट्र संघ शक्तिशाली संगठन बन जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संघ। और शक्तिशाली संगठन बना तो राष्ट्र संघ में तभी क्या होगा, पूरे विश्व में क्या होगा, शांति बने रहेगा और शांति का काम क्या रहेगा, जारी रहेगा, शांति का प्रयास करते हुए रहेगा। दोस्तों आज यहाँ तक की टॉपिक चैप्टर 7 क्या हुआ, खत्म हुआ। ओम तरक याजा मह सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वा रुक्नि वर्धनात् मृतो मोचित मामृतात्। एक बार बोल दो चैप्टर 7 महाराज की जय। ये खत्म हो गया। कल हम संकल्प करा के इसका क्या कर देंगे, इसका वीडियो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्या करेंगे, इसको वीडियो बना देंगे। इसके बाद बना कर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ, खेती चैप्टर नंबर 8 कृषि और क्षेत्रीय समाज, जो कि इसका आखिरी चैप्टर है। उसके बाद हम लोग आएंगे एकदम बहुत अच्छी तरीक़ा से मैपिंग थ्रू आएंगे, क्या ज्योग्राफी भौगोलिक विज्ञान में आएंगे। उसके बारे में एकदम पूरा उसको एकदम पोस्टमार्टम करते हुए, नस्ते नाबूस करते हुए, उसका सारे प्रश्न को हल करते हुए, सभी चीज़ को जानकारी प्राप्त करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप इस चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को क्या करें, शेयर कर दें। और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को भी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन जितने इसके माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा या वीडियो अपलोड होगा उससे आपको जानकारी मिल जाएगा। तो है ना, आप पढ़ते रहें और पवन टीचिंग सेंटर के साथ और बढ़ते रहें। आपका अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।